हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। और थर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आज के बाद जो भी टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ाई करेंगे उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन कहां करते हैं, कब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। जब कभी हम लोगों को 2 पॉइंट चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा तब हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। कब करेंगे एप्लीकेशन? जब 2 पॉइंट चार्ज रहे, कहीं भी अगर 2 पॉइंट चार्जेज हो और दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करना हो तब हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। तो यहां हम लोगों को 3 कंडीशन मिलेंगे। सबसे पहला कंडीशन जो है 2 पॉइंट चार्ज और दोनों पॉजिटिव साइन वाले हो सकते हैं। Q1 और R डिस्टेंस पर जो सेकेंड पॉइंट चार्ज है वो है Q2, डिस्टेंस R। नेक्स्ट कंडीशन जो है इसमें दोनों पॉइंट चार्ज निगेटिव साइन वाले हो सकते हैं और यहां जो थर्ड है इसमें एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और जो सेकेंड पॉइंट चार्ज है वो निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस यहां भी आर दे दें और यहां। अब हम लोगों को क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ के सहायता से, कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से दोनों पॉइंट चार्ज के बीच प्रत्येक पॉइंट चार्ज पर दूसरे पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करना है। एक बात आप लोग और ध्यान से समझ लीजिए, कूलम्ब्स लॉ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। कूलम्ब के द्वारा, कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिला उन्हीं रिजल्ट को हम लोग कूलम्ब के सम्मान में, इनके रिस्पेक्ट में कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ में 5 बातें आप लोगों को अभी पढ़ना है। सबसे पहला बात ध्यान देना आप लोगों को। फर्स्ट बात जो है, अगर 2 पॉइंट चार्ज इक्वल साइन वाले हैं, इक्वल साइन माने या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो अगर 2 पॉइंट चार्जेज हो और दोनों का साइन सेम हो, इक्वल हो, तो दोनों के बीच होता है रिपल्सन। रिपल्शन, यहां जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स रहेगा। रिपल्सन का मतलब हुआ फोर्स एक्सर्ट करना और अपने से दूर करना। इट इज नोन एज रिपल्सन, इसको रिपल्सन कहेंगे। और अट्रैक्शन का मतलब होता है फोर्स अप्लाई करें और अपनी ओर खींचें, अट्रैक्ट करें, इसको कहते हैं अट्रैक्शन। तो जब पॉइंट चार्जेस का साइन सेम हो, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि प्रत्येक चार्ज, पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जैसे देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1, सेकेंड पॉइंट चार्ज जो प्लस Q2 है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करके और रिपेल करेगा। और प्लस Q2
प्लस Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये भी रिपील करेगा। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, फोर्सेज का डायरेक्शन अलग है। Q2 के द्वारा जो प्लस Q1 पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर, और प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। यही कारण है कि यहां भी F और वहां भी F के द्वारा डिनोट किया गया। अब जो है -Q1 -Q2, यहां भी साइन इक्वल है, तो यहां भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा F -Q1 के द्वारा -Q2 पर, और -Q2 के द्वारा -Q1 पर भी F फोर्स लगेगा रिपल्सन। लेकिन जो लास्ट डायग्राम है यहां पर Q1 का साइन है प्लस Q1 है पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। अगर दो पॉइंट चार्ज का साइन अपोजिट हो तो ऐसे कंडीशन में दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहां जो फोर्स लगेगा या यहां जो होगा अट्रैक्शन, तो सेम साइन रहने पर होता है रिपल्सन, अपोजिट साइन के चार्ज रहने पर होता है अट्रैक्शन। अब सेकेंड बात ध्यान देना है, दो पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्सेज लगेंगे, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के अलोंग लगेगा। प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका डायरेक्शन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग मींस पैरेलल, और यहाँ Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो भी इस जोड़ने वाले लाइन के अलोंग। उसी तरह से यहां भी, और यहां जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा प्लस Q1 के द्वारा -Q2 पर अट्रैक्टिव फोर्स F, और -Q1 के द्वारा प्लस Q1 पर अट्रैक्टिव फोर्स F। अब यहां जो थर्ड बात है ध्यान देना आप लोगों को, दो पॉइंट चार्ज कहीं भी रहे, इनके बीच एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बात यहां आप सब लोगों को ध्यान में रखना है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन जब निकालना होगा तभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के साइन पर ध्यान देंगे, लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा फोर्स का तो चार्ज के साइन को ध्यान में नहीं रखना है, केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखना है। जैसे यहां देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन हम लोग नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे। तो यहां क्या है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ ये जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है उसमें जिस तरह का चेंज होगा फोर्स में भी उसी तरह का चेंज होगा। अगर Q1 इंटू Q2 2 टाइम्स हो जाए तो F का वैल्यू भी यहां 2 टाइम्स हो जाए, और Q1 इंटू Q2 का वैल्यू अगर यहां 1/4 टाइम्स हो जाए तो फोर्स का वैल्यू ही 1/4 टाइम्स हो जाए। अब इसमें फोर्थ जो बात है, चौथा जो बात है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे उस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बताया भैया, एक जैसा दोनों तरफ चेंज होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है। आर स्क्वायर का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और आर स्क्वायर का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यहां देखिए आप लोग,
अगर दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो डिस्टेंस को जब बढ़ाएंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए ये आर स्क्वायर जो है ये 2 टाइम्स हो गया, आर स्क्वायर में 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो फोर्स का वैल्यू यहां डिक्रीज करेगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स डिक्रीज करना मतलब हाफ हो जाएगा। और अगर चार्ज के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करें और आर स्क्वायर के वैल्यू को हाफ कर दें, अगर मैं आर का वैल्यू नहीं, आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हाफ हो जाए तो फिर क्या होगा, फोर्स का वैल्यू इसी रेशियो में यहां 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब राइट साइड का जो क्वांटिटी है उसमें जितना टाइम्स डिक्रीज होगा इसमें उतना ही टाइम्स इंक्रीज, और इसमें जितना टाइम्स इंक्रीज इसमें उतना ही टाइम्स डिक्रीज होगा। तो अब जो यहां 5वां नंबर बात है वो है कि 2 पॉइंट चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस, 2 पॉइंट चार्जेस के चारों ओर का जो मीडियम है अगर चेंज कर जाए तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज यहां प्लस Q1 प्लस Q2 है, या माइनस Q1 और माइनस Q2 है, या प्लस Q1 और माइनस Q2, तो अगर इनके बीच मान लीजिए स्टार्टिंग में एयर है और उस समय फोर्स अगर F लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच, और बाद में अगर एयर को हटा के और दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों ओर कोई दूसरा मटेरियल रख दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में फोर्स का वैल्यू ऑफ F नहीं रहेगा, इसका वैल्यू भी कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए। तो यहां 5 बात हम लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस का साइन इक्वल रहने पर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव होता है, और 2 पॉइंट चार्जेस का साइन अगर अपोजिट रहे तो ऐसे कंडीशन में प्रत्येक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। थर्ड बात जो है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और 5वां नंबर बात, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों ओर के मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दोनों को जब हम एक साथ हम लोग लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहीं भी जब हटेगा तो यहां कोई कांस्टेंट हम लोग लाते हैं, यहां कांस्टेंट हम लोग स्मॉल के लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हम अगर स्मॉल के का वैल्यू किसी तरह से कैलकुलेट कर दिए, हम लोगों को स्मॉल के का वैल्यू अगर मालूम हो जाए और इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग स्मॉल के का वैल्यू रख दें, तो ऐसे कंडीशन में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच एक दूसरे पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल के का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे स्मॉल के क्या है। स्मॉल के अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका मान 2 बातों पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू 2 बातों पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करेगा। स्मॉल के का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो ही सिस्टम का यूज करना है, फर्स्ट एसआई यूनिट्स का और सेकंड सीजीएस सिस्टम का। तो आप अगर एसआई यूनिट्स का यूज करेंगे तो स्मॉल के का वैल्यू कुछ और होगा, पढ़ेंगे तुरंत अभी हम लोग थोड़ी देर में। और अगर आप सीजीएस सिस्टम का यूज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में भी स्मॉल के का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। और सेकंड जो बात है जिस पर के का वैल्यू डिपेंड करता है, दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों ओर कौन सा मीडियम है, उस मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। मतलब मीडियम अराउंड द टू पॉइंट चार्जेस। इस पर भी स्मॉल के का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को अब क्या करना है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन से दो बात, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और पॉइंट चार्जेस के चारों ओर मीडियम, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्मॉल के का वैल्यू निकालेंगे और फिर दो पॉइंट चार्जेस के बीच प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम लोग सीजीएस सिस्टम में स्मॉल के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो हो गया सीजीएस सिस्टम। अब ध्यान देना है पॉइंट चार्जेस के चारों ओर कौन सा मीडियम है। तो अगर मान लीजिए कि पॉइंट चार्जेस के चारों ओर वैक्यूम है, वैक्यूम मीन्स, वैक्यूम का मतलब होता है जहां कुछ भी ना हो। कुछ भी नहीं का मतलब यहां हवा भी नहीं होना चाहिए। जिस स्पेस में जहां पर एयर भी ना हो तो उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम, बिल्कुल खाली। तो पॉइंट चार्जेस के चारों ओर अगर वैक्यूम हो और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो, सीजीएस हो, तो ऐसे कंडीशन में स्मॉल के का वैल्यू होता है 1। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वैल्यू कैसे हुआ ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, केवल वैल्यू पढ़ना है। तो स्मॉल के इक्वल टू 1, और इस कंडीशन में जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल के का वैल्यू रखेंगे तो होगा 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया दो पॉइंट चार्जेस के बीच प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स सीजीएस हो और पॉइंट चार्जेस के चारों ओर क्या हो, वैक्यूम हो। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे। अगर पॉइंट चार्जेस के चारों ओर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, अब आप लोग को समझना है यहां डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहें। तो आप लोग पढ़े कंडक्टर और इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, हिंदी में जिसे अचालक बोलते हैं हम लोग, तो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर को ही कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इंसुलेटर, आगे हम लोगों को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ाई करना है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हो, इंसुलेटर अगर हो पॉइंट चार्जेस के चारों ओर, तो ऐसे कंडीशन में स्मॉल के का वैल्यू होता है 1 अपॉन के। अब कहेंगे ये क्या है, देखिए यहां 1 स्मॉल के का वो वैल्यू है जब पॉइंट चार्जेस के चारों ओर वैक्यूम रहेगा और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा, सीजीएस। जब पॉइंट चार्जेस के चारों ओर वैक्यूम था तो हम लोग लिखे थे स्मॉल के इक्वल टू 1, और जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया तो इस वैल्यू में कैपिटल के से डिवाइड करेंगे।
अब आप सोचेंगे कैपिटल के क्या है? कैपिटल के कब आया है? जब पॉइंट चार्जेस के चारों ओर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आया है। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड एक कांस्टेंट है, या के कुछ भी है लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड है। तो इस कैपिटल के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां लिखना होगा वेयर कैपिटल के इक्वल टू द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है? पॉइंट चार्जेस के चारों ओर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अब हम लोग जब इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल k का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला F इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, 2 पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ध्यान में रखना होगा पॉइंट चार्जेज के चारों ओर वैक्यूम रहेगा तो फोर्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और पॉइंट चार्जेज के चारों ओर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा तो फोर्स का ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है एसआई यूनिट्स में स्मॉल के का वैल्यू क्या है। एसआई यूनिट्स में भी हम लोग 2 कंडीशन में स्मॉल के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे 2 कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन यहां होगा अगर दोनों पॉइंट चार्जेज के चारों ओर वैक्यूम हो। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर पॉइंट चार्जेज के चारों ओर वैक्यूम रहता है तो इस कंडीशन में स्मॉल के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट्स। SI यूनिट आप चाहें तो यहां से स्मॉल के का वैल्यू ये यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्मॉल के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट। ये स्मॉल के का वैल्यू हो गया SI यूनिट में जब चार्ज के चारों ओर वैक्यूम हो। इस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को एक और तरीका से भी लिखा जाता है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इस सिंबल को पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन, और ये 0 भी पढ़ सकते हैं या इसको नॉट भी पढ़ सकते हैं। आप 0 पढ़िए या नॉट पढ़िए, दोनों का मतलब जो है सेम होगा। तो एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 SI यूनिट। यहां 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखिए या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, दोनों का मतलब जो है एक ही रहेगा। और तब इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग स्मॉल के का वैल्यू रखेंगे तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां ध्यान देना है एप्सिलॉन 0 को क्या कहेंगे हम लोग। एप्सिलॉन 0 कब आया है? जब दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों ओर वैक्यूम आया है तब। इसका मतलब एप्सिलॉन 0 वैक्यूम से रिलेटेड एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी।
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसके बारे में फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका यूनिट और इसके फॉर्मूला के बारे में, इसके वैल्यू के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए अब जो है सेकेंड कंडीशन है यहां, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों ओर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों ओर क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो पॉइंट चार्जेस के चारों ओर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो और स्मॉल के का वैल्यू निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे सीजीएस सिस्टम में पढ़े हैं उसी तरह से यहां भी कैलकुलेशन करेंगे। सीजीएस सिस्टम में क्या बताए थे, पॉइंट चार्जेस के चारों ओर वैक्यूम रहने पर स्मॉल के का जो वैल्यू रहता था उस वैल्यू में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यहां भी हम लोग वही काम करेंगे कि जब पॉइंट चार्जेस के चारों ओर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा और स्मॉल के का वैल्यू निकालना रहेगा, तो सबसे पहले वैक्यूम रहने पर स्मॉल के का जो वैल्यू है वो यहां लिख के और फिर इस वैल्यू में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें। यहां भी लिखना होगा यूनिट एसआई यूनिट, और फिर यहां स्मॉल के बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका ये भी वैल्यू है, तो हम लोग इसके बदले में ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के एस आई, और फिर क्या करेंगे हम लोग, अब जो है लिखना होगा फोर्स का वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल के का वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो यहां आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझना है, अगर एप्सिलॉन 0 रहे तो इसका मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए है। यहां ध्यान देना है आप लोगों को, जब पॉइंट चार्जेस के चारों ओर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाए तो ऐसे कंडीशन में फोर्स के फॉर्मूला में आएगा एप्सिलॉन 0 इंटू के। यहां तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के और वैक्यूम का परमिटिविटी, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी कहते हैं, और केवल यहां एप्सिलॉन के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 0 हटा देना, अगर यहां 0 रहेगा तो ये वैक्यूम के लिए हो जाएगा, और 0 हटा देंगे तो ये किसके लिए हो गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हो गया, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के, और फिर यहां लिखना होगा हम लोगों को द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक
परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो परमिटिविटी कैसे निकालेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के साथ वैक्यूम के परमिटिविटी कांस्टेंट का या परमिटिविटी का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी कहा जाएगा। अब यहां ध्यान देना है, अभी आज जो हम लोग पढ़े कूलम्ब का नियम, तो पूरी तरह से कूलम्ब का नियम अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी हम अगले वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो कांस्टेंट आया है कैपिटल के, जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ाई करेंगे।